हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रवि सहाग जी की जो कॉपी है, जिसे मैंने दृष्टि से लिया हुआ है और यह मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका है। इसमें अ, हम देखने वाले हैं रवि जी की कॉपी, जिनकी रैंक थी इस बार 2021 में इनकी जो रैंक रही है 18वीं रैंक इनकी रही है। तो इनकी हम आज कॉपी देखने वाले हैं और यह जो कॉपी है यह हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य की कॉपी है। और इसमें हम देखेंगे इन्होंने किस तरीके से हिंदी को प्रेजेंट किया हुआ है। इनके हम कुल प्राप्त अंकों की बात करें तो इनको 155 से ज़्यादा यहाँ पे अंक प्राप्त हुए हैं। इनके फीडबैक की हम बात करें तो इनको फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। इनका फीडबैक आप लोग देख सकते हैं। उत्तर काफ़ी अच्छे हैं, पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है, विश्लेषण क्षमता शानदार है, भूमिका और निष्कर्ष प्रभावशील है, भाषा प्रभावपूर्ण है, उत्तरों का प्रस्तुतिकरण आकर्षक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनको बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया है और इनकी कॉपी भी इन्होंने लिखा भी बहुत अच्छे से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका जो पहला प्रश्न था वह है राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक के बारे में इनको 150 शब्दों में टिप्पणी करना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्होंने जो शुरुआत की है वह पॉलिटी से की है। मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ आर्टिकल वगैरह यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी के विषय में कोई और विषय यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है। आप जिसकी लिंक जहाँ से बने, जो जिस टॉपिक से जो भी संबंधित हमें अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट से कुछ भी मिल रहा है तो हम उसे मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन में, और इससे जो चेकर रहते हैं उनको भी उन पर भी हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि इन्हें दूसरे जो विषय हैं उनमें भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में इन्होंने राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक के बारे में लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु इसके साथ यह भी उपबंध किया गया कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा, हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी अंकों 1, 2, 3 आदि को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के पक्ष में आवाज़ें उठी। इनमें सर्वप्रमुख योगदान इन्होंने बता दिया किन किन का योगदान रहा, तो पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास। इसके बाद इन्होंने कारण बता दिए कि किस कारणों से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंक को अपनाए गए। तो यहाँ पे इन्होंने कारण बता दिए, संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए थे, विज्ञान व तकनीकी विकास के स्तर पर, गणित भौतिक विज्ञान आदि के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु विभिन्न क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मत देना। इस प्रकार देवनागरी अंकों को अपनाने की मांग 1963 से 1965 में राजभाषा अधिनियमों के समय भी उठी, किंतु आज भी संविधान में अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ही है। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में जो इनका कंक्लूजन है यहाँ पे बताया है कि सरकारों को पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है और इनको गुड भी मिला है और इनको 10 में से 6 अंक प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के ऊपर जो प्रश्न था उसमें इन्होंने बताया है 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिवप्रसाद सिंह, बाल रामचंद्र शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद इन्होंने लिपि में प्रमुख योगदान बता दिया और इन जो नागरी लिपि सुधार समिति थी उसका गठन किया गया। कब किया गया इन्होंने बता दिया, 1945 में, और इसके निर्णय बाद सुझाव भी दिए गए जो कि इन्होंने नीचे लिखे हुए हैं। क्या क्या सुझाव दिए इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं, जैसे रानी का इन्होंने एग्जाम्पल बताया हुआ है और यहाँ नीचे भी इन्होंने एग्जाम्पल बताए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने व्यंजन का, अर्ध व्यंजन का भी उदाहरण बताया हुआ है। इन्होंने लगभग सारे जो पॉइंट मेंशन किए हैं उनके उदाहरण सहित यहाँ पे बताए गए हैं और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया है। हालांकि उपयुक्त सुझाव स्वीकार नहीं हुए, किंतु प्रयासों की दृष्टि से काशी नागरी प्रचारिणी सभा का योगदान अप्रतिम है। तो ये इसमें भी इन्हें गुड मिला है और 10 में से 6 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में सुझाव पूछा गया है। तो इन्होंने
यहाँ पे सम्मेलन का योगदान बता दिया, उसके बाद सुधार के प्रयास बता दिए। इसके बाद इन्होंने सुझाव को पॉइंट में का खा गा घा करके बताया हुआ है, और इनके भी इन्होंने उदाहरण ये दिए हैं और नीचे अंडरलाइन भी की हुई हैं जहाँ पर। और इसके बाद इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष दिया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने काका कालेकर, सेठ गोविंददास, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय प्रभृति विद्वानों, इन्होंने लगभग सभी के नाम बता दिए हैं जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन से संबंधित थे और जिन्होंने इनके लिपि विकास में योगदान दिया। इन्होंने इसमें नाम मेंशन किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में भी इन्हें गुड मिला है और 10 में से 6 अंक इसमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भाषा और बोली में अंतर पूछा गया है, तो उन्होंने यहाँ पे पहले ऊपर भी इन्होंने अंतर बताए हुए हैं और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है और उदाहरण करके भी इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो पहले इन्होंने मेन जो अंतर है वो बताया है और नीचे इन्होंने बॉक्स में अन्य अंतर भी बताए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 4 यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 इन्होंने जो है अंतर बताए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भाषा और बोली के इन्होंने 8 अंतर भी बताए हुए हैं बॉक्स में, और ऊपर भी इन्होंने इंट्रो में भी उसके जो अंतर हैं वो बताए हुए हैं और सबसे नीचे इन्होंने निष्कर्ष दिया है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर मुख्यतः विकास के स्तरों का ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे इनको वेरी गुड मिला है, इनका सबसे अच्छा आंसर है और इसमें इन्हें 10 में से 6.5 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूछा गया है, तो सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रभाषा से तात्पर्य क्या है इसकी परिभाषा दी है और उदाहरण भी बताए हैं, और उसके बाद राजभाषा की परिभाषा दी है और इसका उदाहरण बताया, जैसे कि भारत में हिंदी। और नीचे यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट में भी इसका अंतर बताया है और यहाँ पे इन्होंने जो राजनीति है हमारा उसमें जो अनुसूचियाँ हैं उसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उनको भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इसके बाद नीचे फिर बॉक्स में इन्होंने अंतर भी बताए हुए हैं, जैसे कि पिछले प्रश्न में इन्होंने बताए थे। और लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष बताया हुआ है, इसमें भी इन्हें 10 में से 6.5 नंबर प्राप्त हुए हैं और गुड मिला है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान पर प्रकाश डालिए। इसमें इन्होंने सबसे पहले इंट्रो दिया है, इसके बाद इन्होंने एक फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे बताई हैं क्रियाएँ, ध्वनि और सर्वनाम वगैरह यहाँ पे बताए हुए हैं भाषा व व्याकरणिक स्तर पर, और फिर साहित्य के स्तर पर भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे फिर बाद में इन्होंने पॉइंट करके जो योगदान यहाँ पे बताए हुए हैं, वीरगाथा कार्यों का विकास इन्होंने बताया हुआ है, जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज रासो, परमार रासो इन सब की बात की हुई है। इसके बाद चरित्रमूलक कार्यों का विकास बताया है, जिसमें रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो को बताया हुआ है। इसके बाद धर्म संबंधी साहित्य में इन्होंने महापुराण और महापुराण आदि को बताया हुआ है। इसके बाद लोक काव्य में इन्होंने बीसलदेव रासो, संदेश रासक जैसे लोक काव्य के स्तर पर उदाहरण दिए हुए हैं और इन्होंने डोला मारू का भी उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद नाथों की संध्या भाषा का भी इन्होंने मेंशन किया है और इसमें इन्होंने नाथ और कबीरदास का उदाहरण भी लिया है। इसके बाद शिल्प के स्तर पर बताया है, जिसमें इन्होंने मात्रिक छंदों का प्रयोग, काव्य रूप, दोहा चौपाई और काव्य रूणियाँ ये सब यहाँ पे बताई हुई हैं। इसके बाद इन्होंने चार्ट में फ्लो डायग्राम में प्रमुख योगदान भी बताए हुए हैं, फिर इन्होंने उनका डिटेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो इनका टॉपिक है, जो हेडिंग है इनकी, इन्होंने उसको बॉक्स में डाला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में डाला हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने समाचार पत्रों के स्तर पर भी बताया हुआ है और राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान क्या रहा है वह भी बताया हुआ है। इन्होंने आंदोलनों के बारे में भी बताया हुआ है और लास्ट में इन्होंने कंक्लूज़न दिया है। और इसके बाद एक इन्होंने अच्छा सा जो कंक्लूजन है वो दिया हुआ है और इस प्रश्न में इनको मिले हैं
15 में से 9.5 नंबर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और इसमें भी इन्हें गुड मिला हुआ है। इसके बाद आगे हम देखें तो इनका सर्वनाम वाला जो प्रश्न था उसमें इन्होंने पहले उसकी परिभाषा दी है, इसके बाद उदाहरण के द्वारा भी समझाया हुआ है, उसके बाद सर्वनाम के भेद बताए हैं और इन्हें समझाया हुआ है। पहले जो भेद इन्होंने चार्ट में बताए हैं, उसके बाद उसकी डिटेल करी हुई है और सभी प्रश्नों में इन्होंने हेडिंग को बॉक्स में डाला हुआ है और सभी के उदाहरण भी दिए हैं जो कि बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और इनके जो प्रश्न हैं वह एकदम साफ़ सुथरे हैं, कहीं कोई काटापिटी नहीं है, ना कहीं कोई गड़बड़ी है। और इनके जो लगभग सारे प्रश्न इसी प्रकार से हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 नंबर मिले हैं इन्हें 15 में से और लगभग इनके हर प्रश्न में इनको गुड और वेरी गुड मिला है। यहाँ पे आप देखें तो राजभाषा हिंदी वाला जो प्रश्न है उसको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रमुख कारणों को यहाँ पे बताया हुआ है और सुधार के सुझाव दिए हुए हैं इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने सुझाव को डिटेल में दिया है और लास्ट में इन्होंने कंक्लूज़न दिया है। तो इसमें इन्हें 20 में से 12 नंबर मिले हुए हैं। इसके बाद अपभ्रंश वाला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, उसको इन्होंने सबसे पहले अर्थ बताया हुआ है, इसके बाद इन्होंने प्रवृत्तियाँ बताई हुई हैं, फिर उनकी डिटेल दी हुई है और यहाँ पर उदाहरण के द्वारा इन्हें समझाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इनका जो प्रश्न है लगभग सभी प्रश्नों में इन्होंने एक ही तरीके से उसे डिजाइन किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने जो प्रश्न हैं उनको किया हुआ है। यहाँ पे इस प्रश्न में भी आप देख सकते हैं यह देवनागरी लिपि का जो प्रश्न है 15 नंबर का मानकीकरण वाला, उसको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। देखिए यहाँ पे ध्वनि के स्तर पर बताया है और उसको समझाया है और उदाहरण भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तनी पक्ष पर सुझाव बताया हुआ है और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में भी इनको 15 में से 9 नंबर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद खंड का खा आ जाएगा जिसमें इन्होंने यहाँ पे इन्होंने जो उदाहरण दिए हुए हैं, किसी का दोहा वगैरह यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं। देखिए कितने मतलब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कटापिटी नहीं है। यहाँ पे इनको फीडबैक भी मिला हुआ है उत्तम, 10 में से 6.5 नंबर यहाँ पे इनको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी वाला क्वेश्चन जो है वहाँ पे इन्होंने उनका पहले इंट्रो दिया है और फिर विशेषताएं दी हुई हैं और लास्ट में फिर इन्होंने इनका वो निष्कर्ष दिया हुआ है, इसमें भी इन्हें उत्तम मिला हुआ है। इसके बाद अज्ञेय जी वाला है, उसमें भी इन्होंने विशेषताएं बताई हैं, ऊपर इन्होंने इंट्रो दिया है और इनके जो उदाहरण हैं वो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं और जो कि बिल्कुल आसानी से समझ आ रहे हैं। और यहाँ पे अंडरलाइन भी इन्होंने जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर की हुई है। इसमें इन्हें फीडबैक जो मिला है वह है ठीक है मिला है और इन्हें 10 में से 6 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आंचलिक कहानियों पर भी इन्होंने पहले इंट्रो दिया, उसके बाद प्रमुख विशेषताएं बताई हुई हैं एरो के द्वारा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राणेश्वर नाथ रेणु और मार्कंडेय शिव प्रसाद से इनकी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया है, इसमें भी इन्हें गुड मिला है और 10 में से 6.5 अंक प्राप्त हुए हैं। पल्लव की भूमिका यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे इंट्रो है, उसके बाद महत्व बताया हुआ है और महत्व के बाद यहाँ पे इन्होंने निष्कर्ष बताया हुआ है, इसमें भी इन्हें वेरी गुड मिला है। इसके बाद प्रेमचंद की कहानियों वाला जो क्वेश्चन है उसको भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो लगभग हम देखें तो इनके सारे क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे और आसानी से समझ आने वाले इनके आंसर रहे हैं, हमें कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और इन्होंने लगभग जहाँ ज़रूरत है वहाँ अंडरलाइन किया हुआ है और ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने जहाँ उदाहरण देना है वहाँ उदाहरण भी दिए हैं। और इनका जो इंट्रो है और इनका निष्कर्ष बहुत ही अच्छा है और इन्हें लगभग हर प्रश्न में गुड और वेरी गुड मिला हुआ है।
और इनका जो लिखने का तरीका है वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। और यह जो हिंदी साहित्य का पेपर है जो कि सभी लगभग सभी ज़्यादातर लोगों के लिए यह टफ लगता है, तो वो लोग इनकी जो कॉपी है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें आंसर को लिखना है, काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। देखिए किस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है, चेक करने वाले को भी अच्छा लगा होगा। और आगे आप लोगों ने फीडबैक देखा ही है इनका कि इनको क्या फीडबैक मिला है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो देखिए रवि जी की जो एक कॉपी है उसमें इनको फीडबैक मिला हुआ है, उत्तर काफ़ी अच्छे हैं। पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है, विश्लेषण क्षमता शानदार है, भूमिका और निष्कर्ष प्रभावशाली है, भाषा प्रभावपूर्ण है और उत्तरों का प्रस्तुतिकरण भी आकर्षक है। यहाँ पे लगभग इन्हें सारे पॉजिटिव इनको पॉजिटिव फीडबैक मिला हुआ है, कहीं भी इनको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है। तो आप लोग भी अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इनके आंसर को ज़रूर देखें और हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए इनके पेपर के द्वारा हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद में जो कमियां हैं वो दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखी रवि शाह जी की कॉपी जो कि दृष्टि से मैंने ली हुई है और यह मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे किसी दूसरे टॉपर्स की कॉपी। तो तैयार रहिएगा और जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।